जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माय डिडियो यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हां स्टूडेंट्स, आज हम लेकर अवेलेबल आपके लिए ENG 105 यानी हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ENG 105 का महा मैराथन वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हमने आपके 2022 और 23 दोनों के प्रीवियस ईयर को कंबाइन करके एक महा मैराथन वीडियो बना दिया है। तो पूरे क्वेश्चन को, वीडियो को स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा, अच्छे से कंटेंट्स को, माइन्यूट डिटेल को नोट करिएगा और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करिएगा। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ। आपको ले चलते क्वेश्चन पेपर की तरफ, ताकि आपको पता चल सके कैसे क्वेश्चन आए थे और आपकी तैयारियां शानदार ढंग से संपन्न हो सके। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है फिलिप लार्किन इज इन। तो स्टूडेंट, फिलिप लार्किन की जब हम बात करते हैं तो फिलिप लार्किन आपके मूवमेंट पोइट हो जाते हैं। ऑप्शन आपका डी है। जो ये एक राइटर्स का ग्रुप था स्टूडेंट, मूवमेंट पोइट जो था वो एक राइटर्स का ये ग्रुप था और ये मूवमेंट पोइट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इसका आप ये बर्थ इनका मॉडर्न टाइम में होता है, लेकिन जब अगर पूछे कैसे पोइट है स्टूडेंट, तो ये मॉडर्न के में बर्थ होता है और ये पोस्ट मॉडर्न पोइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट पोइट दिया है तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। बर्थ की बात करें स्टूडेंट, तो इनका बर्थ होता है 1922 में, ठीक है। तो 1922 से बात करें, ये 1985 तक ये रहे, इनकी जिंदा रहे और ठीक है। तो और ये खास करके ये जो मॉडरीज लगी है, ठीक है, द ट्रीज पोयम इनकी आपके कोर्स में लगी है और ये पब्लिश 1974 में हुई थी। इनकी जो पोयम द ट्रीज लगी है वो 1974 में पब्लिश हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको एडिशनल जानकारी मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे डिटेल्स को आप इन राइटर के साथ जरूर तैयार रखिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि फिलिप लार्किन मॉडर्न पोइट है और 1974 में इनकी पोयम जो आपके कोर्स में है द ट्रीज वो पब्लिश हुई और वो हाई विंडोज जो कलेक्शन का नाम था, वो उस कलेक्शन का नाम था हाई विंडोज में पब्लिश हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंडरलाइन लाइन है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। मैं लाइन आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। लेट अस गो थ्रू अ सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट द मटरिंग रिट्रीट्स ऑफ रेस्टलेस नाइट इन वन नाइट चीप होटल एंड शॉर्ट डस्ट रेस्टोरेंट विद द ओस्टर सेल। तो अगर ये बात करें तो ये जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की लाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये इसमें बात करें फिगर ऑफ स्पीच की तो इसमें ट्रांसफर इपिथेट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर इपिथेट का इस्तेमाल हुआ है। टी.एस. इलियट का ये वर्क है और ये पोयम बात करें कि जो पोयम आपके कोर्स में लगी है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये आपकी पब्लिश होती है 1915 में। कब की पोयम है? 1915 में हुई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि जो द इपिग्राफ ऑफ टी.एस. इलियट लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक हैड बीन टेकन फ्रॉम। तो ये इपिग्राफ कहाँ से लिया गया है स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करें इस एपिग्राफ की तो ये दांते के डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है। कहाँ से? जो क्लासिकल राइटर है दांते, इनकी डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है। और अगर और बात करें तो डिवाइन कॉमेडी के अंतर्गत इन्फर्नो है। तो अगर कहीं आता है कि इन्फर्नो का जिक्र आता है तो दांते के इन्फर्नो से भी लिया गया है, वो भी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है दांते के डिवाइन कॉमेडी, ये राइट आंसर है आपका, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू बी इट्स द सेकंड कमिंग। तो आपको पता है डब्ल्यू विलियम बटलर ईस्ट की पोयम जो आपके कोर्स में लगी हुई है, डब्ल्यू बी इट्स की पोयम कौन सी लगी हुई है आपके कोर्स में? द सेकंड कमिंग। और ये कैसी पोयम है? एपोकलिप्टिक। एपोकलिप्टिक फिक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें कि ये एपोकलिप्टिक फिक्शन है तो एपोकलिप्टिक फिक्शन वही फिक्शन होते हैं जो फ्यूचर की बात करते हैं, जो फ्यूचर में सेटिंग होती है, ठीक है। ये मॉडर्न पोएट है। डब्ल्यू बी इट्स की बात करूं स्टूडेंट तो ये मॉडर्न पोएट है, ये आयरिश पोएट है, साथ ही साथ ये ब्रिटिश पोएट, आयरलैंड में इनका बर्थ हुआ था 1865 में, ठीक है, 1865। तो ये आयरिश पोएट, इनका बर्थ की बात करें 1865, आयरिश पोएट है, ड्रामेटिस्ट है और ये एपोकलिप्टिक पोएम है द सेकंड कमिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था हु कास्ट द नेपच्यून फॉर द ड्यूक इन द ब्राउनिंग। ब्राउनिंग का जो आपके कोर्स में पोयम है माई लास्ट डचेज, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम का क्या नाम है स्टूडेंट? पहले तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम का नाम है लास्ट डचेज, ठीक है। और लास्ट डचेज में बता रहा है कि ये नेपच्यून की जो स्टैचू है वो किसने बनाई है। तो आपको इसमें जो इसको ये स्टैचू थी, ये ब्रोंज की बनी है। तो पहली बात आपको जाना है कि ये ब्रोंज की बनी है और स्टैचू को बनाया था क्लॉस ऑफ इंसब्रुक, ठीक है। तो क्लॉस ऑफ इंसब्रुक को जाएंगे, ये ब्रोंज की बनी हुई, ब्रोंज, ठीक है। जैसे होता है ना सिल्वर, ब्रोंज, कांसा जिसको आप कहते हैं, तो ये ब्रोंज की बनी हुई है, ठीक है। आपको याद रखना है ब्रोंज की बनी हुई है, ठीक है। और ड्यूक कौन है इस पर? अगर ड्यूक के बारे में भी आएगा तो अगर बात करेंगे यहाँ पे जो ड्यूक है वो ड्यूक अल्फांसो सेकंड है, ठीक है, वो ड्यूक ऑफ फेरेरा है। इस बातों को याद रखिएगा, ड्यूक अल्फांसो सेकंड है। द डोवर बीच इज सिचुएटेड। अब जो पोयम आपका डोवर बीच मैथ्यू आर्नल्ड की पोयम है, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे सिचुएशन है? सीधे अगर आपने पोएट्री को ध्यान से पढ़ा है, हमारे क्लासेस को भी अटेंड किया है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये नॉर्थ सी है,
ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए है नॉर्थ सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये साउथ इंग्लैंड में नॉर्दर्न सी के पास इसकी सेटिंग है। ठीक है, साउदर्न इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन क्या आया है कि जो लाइन है मैथ्यू आर्नल्ड की डबल बीच, विच इमेज इज डोमिनेंट, तो इसमें कौन सी इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है? लाइंस देख लेते हैं। द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल। अब ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट ऑन द फ्रेंच कोस्ट ऑफ द लाइट। तो जो ये इसमें कौन सी इमेजरी, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर अगर आप बात करेंगे तो ये इसका राइट आंसर आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी राइट आंसर विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है, इसमें विजुअल इमेजरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द टेंसन यूलिसिस विच इज द मीनिंग ऑफ द मीट एडोरेशन। तो अब पोयम अगर आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसमें मीट एडोरेशन शब्द आया है। ठीक है, और ये कौन से पोयम है? यूलिसिस। तो यूलिसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, पहले वो आप नोट कर लीजिए। तो यूलिसिस पोयम क्या है? ये पोयम में ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये पोयम क्या है? अगर ये पोयम है, मैं यहाँ डीएम बता देना, डीएम मतलब आप समझिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग है 1842 में पब्लिश हुई है। कब पब्लिश हुई है? 1842 में। ठीक है, 1842 में ये पब्लिश हुई है। और इसका सोर्स क्या है? होमर की इलियड। अगर ये पूछा जाए कि ये यूलिसेस को राइटर को कहाँ से प्रेरणा मिली लिखने की, तो होमर के इलियड और ओडिसी, होमर जो क्लासिकल राइटर है उसके इलियड और ओडिसी में इसका जिक्र है। यूलिसिस को ओडिसस भी कहते हैं। यूलिसिस का एक और नाम क्या है? ओडिसस। तो यहाँ से ये सोर्स हो जाता है। और इसमें अगर आप पूछ रहा है, अब देख ले आ जाते हैं, आपको समझ में आएगा कि मीट एडोरेशन जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मीट एडोरेशन, ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है? तो देखिए मीट मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे मीट मतलब होता है सुटेबल या अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है ऑफर अप्रोप्रिएट सेक्रीफाइस। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑफर अप्रोप्रिएट सेक्रीफाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफर अप्रोप्रिएट सेक्रीफाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है कि इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ द टेंशन की यूलिसिस में हेड्स, तो हेड्स का जिक्र है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए हेड्स का मतलब होता है रेनर्स निम्फ, जो बारिश मतलब जिन गॉड की वजह से बारिश होती है वो हेड्स होते हैं। और ये 7 स्टार के कलेक्शन को शो करता है, जो है ये कॉन्स्टेलेशन ऑफ 7 स्टार को शो करता है। और जिसमें टेरुस जो है उसका प्रिंसिपल स्टार है। ठीक है, प्रिंसिपल गॉड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी होता है, ग्रुप ऑफ स्टार नियर द प्लेट्स इन द हेड ऑफ द कॉन्स्टेलेशन टेरुस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके साथ आप जाएंगे और यहाँ पे इसको राइट आंसर आप ट्रीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये गॉड, ये बारिश के गॉड को लिंक कर रहा है। ठीक है, बस ये आपको समझना है। और स्टार्स जो बारिश कराते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी क्वेश्चन में पूछा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ द टेंसन यूलिसेस हु इज द एज्ड वाइफ। तो जो टेंसन की पोयम है उसकी वाइफ का क्या नाम है? जो एज्ड वाइफ, यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है एज्ड वाइफ। तो ये एज्ड वाइफ देखिए आप देख सकते हैं कि कह रहा है बाय दिस स्टिल हर्ट्स अमॉन्ग दिस बैरन क्रेक मैच विथ एज्ड वाइफ। तो यहाँ पे बोला ये एज्ड वाइफ, ये किसकी बात कर रहा है? तो जो यूलिसेस की एज्ड वाइफ है उसका नाम क्या था इस पोयम में? पेनलोप है। याद रखना आपको कि एज्ड वाइफ कौन है? पेनलोप है। अगर बच्चे की बात करें कि इसका सन कौन है, तो यूलिसेस जो है वो इथाका का किंग है। किंग कहाँ का है? इथाका का है। वाइफ पेनिलोप है और सन का नाम टेलीमाकस है। आपको याद रखना है स्टूडेंट, सन का नाम क्या है? टेलीमाकस है। ठीक है, यूलिसेस के बारे में बाकी आप इसके बारे में आपको बताया ही कि ये 1842 में पब्लिश हुई थी। ये भी बात आप याद रखिएगा, 1842 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि द राइटर एबिलिटी विच शेक्सपियर पोजेस्ड सो इनॉर्मसली, यानी वो राइटर की वो कैपेबिलिटी जो शेक्सपियर बहुत पहले अपने अंदर रखता था, टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी मिस्ट्री डाउट विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। तो ये क्या कहलाता है? तो अगर हम बात करें कि जो राइटर की एबिलिटी होती है जिससे वो अनसर्टेनिटीज़ को, मिस्ट्रीज को और डाउट को बिना किसी वजह के एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें बिना इफ बट किए, तो ये बात, ये जो किड्स हमारे को किड्स की क्वालिटी है, निगेटिव कैपेबिलिटी को हाईलाइट करता है। किसकी बात करता है? निगेटिव कैपेबिलिटी जो होती है, डिवाइस है आपके कोर्स में जो आपका यूनिट 1 है, UNG 105 का यूनिट 1 और 2 के अंदर, तो ये आपको टॉपिक मिलेगा, इसको आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये निगेटिव कैपेबिलिटी को हाईलाइट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 12वां क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, 12वां क्वेश्चन का द एटमॉस्फेयर और द इमोशनल टोन स्प्रेड इनटू अ सेक्शन ऑफ अ होल ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज नोन है। तो कह रहा है द एटमॉस्फेयर ऑफ और द इमोशनल टोन, तो ये क्या और जो पूरे टेक्स्ट में या पूरे सेक्शन में होता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए जब एटमॉस्फेयर इमोशनल टोन की बात की जाए कहीं पे भी स्टूडेंट, आप याद रख लेना है कि अगर आता है कि इमोशनल टोन है तो वो मूड को दिखाता है। जो आपका लिटरेरी डिवाइस मूड के बारे में बात की गई तो ये मूड है। ठीक है, यहाँ पे ये बाकी और कुछ नहीं है, ये मूड की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मूड सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ जनरल कॉन्सेप्ट और डॉक्ट्राइन वेदर इम्प्लिसिट और असर्टेड विच इन इमेजिनेटिव वर्क इज डिजाइन टू इन्वोक और मेक परसेसिव टू द रीडर। तो कह रहा है कोई डॉक्ट्राइन यानी कोई थियरी जो इम्प्लिसिट मतलब क्या कहते हैं मतलब हिडन तरीके से इस्तेमाल की जाती है या डायरेक्टली असर्टेड मतलब डायरेक्ट कही जाती हो कि इमेजिनेटिव वर्क में जो एक इन्वोक करती है मतलब कुछ जगाती है, कुछ मतलब रखती है और रीडर को समझाती है। तो ये किसको इन्वोक करती है? तो अगर हम बात करें वो इन्वोकिंग की बात कर रहा है तो राइट आंसर आपका थीम हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये थीम का फीचर है। ठीक है, चलिए आपके अगला क्वेश्चन है एक आयम्ब क्या होता है? वन आयम्ब, आयम्बिक जैसे आपने सुना ही होगा आयम्बिक पेंटामीटर या ब्लैंक वर्स। तो एक आयम्ब क्या होता है स्टूडेंट? तो एक आयम्ब जो होता है, एक आयम्ब जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन जो डी कह रहा है वो राइट है। यानी इसमें एक आयम्ब में जो आपका ऑप्शन डी कर रहा है कि इन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो होगा और वो उसके बाद कौन सा सिलेबल आएगा? एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा। तो ऑप्शन डी जो आपका कह रहा है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो डी को हम राइट यहाँ पे आंसर करेंगे। इन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी अनस्ट्रेस्ड पहले आता है फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल का जिक्र आता है और तब वो आयम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत सारी चीज़ों को आपको देख के जाना है, छोटी छोटी चीज़ों को। ठीक है, द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीफ लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बिंग सेड द एबव लाइन आर एग्जाम्पल। तो पहले बताइए किस पोयम की है? तो पहले बात आप जान लीजिए, लाइन जो आपको उठाई गई स्टूडेंट, ये पेपर बहुत आसान नहीं रहा है। पिछले बार का पेपर बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत अंदर से पूछा गया है। तो ये द ट्रीज की लाइन है और द ट्रीज किसकी पोयम है? आपको पता ही होना चाहिए कि मैथ्यू आर्नल्ड की पोयम है। और यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? आयम्बिक टेट्रामीटर, यानी जो ट्राईमीटर या इसको जैसे होता है ना, तो ट्राईमीटर के बाद जो चौथा मीटर होता है आ जाता है तो आयम्बिक टेट्रामीटर कहलाता है। तो ये किसका एग्जांपल है? आयम्बिक टेट्रामीटर का। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयम्बिक टेट्रामीटर। ओके, चलिए अगला आप याद रखना इसमें कौन सा वर्क है, किस ईयर में आया है और क्या कहते हैं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है और राइमिंग स्कीम क्या है, ये सब मीटर क्या है स्टूडेंट आपको देख के ही जाना है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। बाकी साथ ही साथ मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। व्हाट और जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ उसको बिल्कुल आप इग्नोर नहीं करिएगा, एग्जाम में ये बिल्कुल पूछे जाएंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और चीज़ों को अच्छे से ग्रैब करना है। वॉट डज द सी ऑफ फेथ, अब सी ऑफ फेथ क्या बताता है? डोवर बीच पोयम, यानी सिंबलाइजेस डोवर बीच। तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो देखिए सी ऑफ फेथ की बात जो डोवर बीच पोयम में की गई, जो मैथ्यू आर्नल्ड की पोयम है, वो रिलीजन को दिखाता है। और क्या बता रहा है कि रिलीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है? सी ऑफ फेथ मतलब रिलीजन की बात, और वो क्या हो रहा है? रिलीजन का डाउन मतलब डिमिनिशिंग हो रहा है, यानी उसको वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है या उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है वो राइटर समझ रहा है कि साइंस के आने से कम हुआ है, तो वो रिलीजन की बात कर रहा है। तो सी ऑफ फेथ क्या है? रिलीजन है। ठीक है, चलिए बहुत ही जल्दी स्टूडेंट हम आपके लिए बहुत सारे एक मॉडल पेपर भी रेडी करेंगे जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी लेके आएंगे अगर ठीक है। और स्टूडेंट साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ मिलती रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो ये नेकेड सिंगल्स का जिक्र इसका किसमें, वो अब ये बता देता हूँ। ये भी इसका इस्तेमाल डोवर बीच पोयम में हुआ है। ठीक है, ये लाइन डोवर बीच की है और ये किसका, इसमें ये क्या है? नेकेड सिंगल्स की बात जब कर रहा है एंड नेकेड सिंगल्स है तो ये डायरेक्ट कंपेयर होने की वजह से ये सिमिली। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये सिमिली है। ठीक है स्टूडेंट, आप पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, हाइपरबोल ये सब पढ़ लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया है? हु वाज द क्लासिकल पोएट रिमेंबर्ड बाय मैथ्यू आर्नल्ड इन द पोएम डोवर बीच। डोवर बीच में किस क्लासिकल पोएट की बात की गई है? तो देखिए डोवर बीच में स्टूडेंट अगर आपने अच्छे से हमारे क्लासेस को ही पढ़ा है या आपने खुद भी टेक्स्ट पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है अच्छे से अगर पढ़ा तो आपको याद होगा, ये लाइन आती है सोफोक्लीज लॉन्ग एगो, यानी सोफोक्लीज की जिक्र आता है। ठीक है, पोएम में, और मैथ्यू आर्नल्ड। और सोफोक्लीज कौन था? ये एशियंट राइटर था, एशियंट क्लासिकल राइटर, पुराना राइटर है, ग्रीक राइटर है। ठीक है, तो सोफोक्लीज का मेंशन आता है पोएम डोवर बीच में, ना कि वर्जिल का आता है, ना कि फ्रा पेंडलॉफ का आता है, ना होरेस का आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें मैथ्यू आर्नल्ड की डोवर बीच में तो याद रखिएगा सोफोक्लीज का इस्तेमाल जिक्र होता है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन इज नॉट द थीम ऑफ टी.एस. इलियट पोयम जे लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो क्या थीम नहीं है? तो देखिए इनएक्शन, मॉडर्निटी, एंजाइटी, तो ये तीनों थीम है लेकिन रीबर्थ का थीम नहीं है। ठीक है, तो जो रीबर्थ का थीम नहीं है, किसका थीम नहीं है? रीबर्थ की थीम नहीं है। बाकी इनएक्शन कुछ नहीं कर पाता है, एंजाइटी है, और मॉडर्निटी की थीम को ये आपका वर्क दिखाता है। ठीक है, तो इसमें लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में रीबर्थ का थीम नहीं है, यानी पूछा क्या नहीं है। ठीक है, तो तीनों है, बस रीबर्थ का थीम नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था स्टूडेंट वो कह रहा है लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटी कंपेयर टू नॉन ह्यूमन। जब ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन से कंपेयर करते हैं स्टूडेंट तो वो पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण होता है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना कि जब ह्यूमन क्वालिटी को जैसे लताओं का या लीफ का कंपेयर वुमेन से कर दिया जाए,
ठीक है ना, लता का कंपेयर दुल्हन से कर दिया है या ब्राइड से कर दिया है, तो ये सब क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, जिसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसमें नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट का तुलना ह्यूमन ऑब्जेक्ट से कर दिया जाता है, ठीक है, उसको ह्यूमन से कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आया, अ फुट ऑफ टू सेलेबल कंसिस्टिंग स्ट्रेच्ड एंड अनस्ट्रेच्ड पैटर्न। तो ये तो स्टूडेंट आप समझ जाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, ट्रोचे एक हो जाएगा, ठीक है, ट्रोचे, ठीक है। तो जब ए फुट ऑफ टू सेलेबल होते हैं जिसमें एक स्ट्रेस और जब एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस होगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रोचेक हो जाएगा, ठीक है। और जब क्या कहते हैं वन सेलेबल की बात रहेगी तो आयम बनेगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें आपको स्टूडेंट देखनी पड़ेंगी, ठीक है, बिना देखे आप इसको नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज प्रूफ्रॉक कंपेयर हिमसेल्फ। अब जो प्रूफ्रॉक आपने पढ़ा है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, तो ये पूछ रहा है किस कैरेक्टर, शेक्सपियर के किस कैरेक्टर से तुलना करता है, तो प्रूफ्रॉक अपनी तुलना हेमलेट से करता है, क्योंकि हेमलेट भी अपने आप को क्या करे क्या ना करे वो वाले मुश्किल में पाता है, यानी क्या व्हाट टू डू नॉट टू डू। तो ठीक है, तो यही हाल हेमलेट की तरह हमारे कैरेक्टर प्रूफ्रॉक का है, तो उसका किससे कंपेयर करता है, हेमलेट से कंपेयर करता है खुद को, ठीक है, कि वो भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या करे, ठीक है, और वो क्यों हो रहा है, एंजाइटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगला पोयम है, द पोयम सेकंड कमिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। तो देखिए सेकंड कमिंग कब पब्लिश हुआ, फर्स्ट पब्लिश हुआ किसमें, तो स्टूडेंट ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेकंड कमिंग आपका पब्लिश हुआ द डायल में, द डायल मैगजीन थी, और ईयर भी बता दे रहा है स्टूडेंट, आप नोट कर लीजिए 1920 में। कितने ईयर में पब्लिश हुआ है, 1920 में पब्लिश हुई द डायल मैगजीन में, मैगजीन का नाम था द डायल। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि फुल नेम ऑफ टी एस इलियट, बहुत ध्यान से देखिए रहेगा क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इनका जो एग्जैक्टली नाम था टी एस इलियट का, ऑप्शन जो सी एकदम है वही आपका सही है, ऑप्शन सी जो आपका कह रहा है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। थॉमस स्टर्न्स इलियट, यस टी ई ए आर एन एस, याद रखिएगा, यस टी ई ए आर एन एस, टी एस इलियट का पूरा नाम क्या है, थॉमस स्टर्न्स इलियट, ठीक है। डब्ल्यू बी का पूरा क्या नाम है, विलियम बटलर इस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द लाइन, श्योरली सम इज एट हैंड, श्योरली सम के बाद डैश दिया है, इज एट हैंड, तो ये यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो सेकंड कमिंग की लाइन, देखिए पोइट्री की लाइन से पूछ ले रहा है कि क्या मिसिंग है, तो यहाँ पे मिसिंग है रिविलेशन, ठीक है, रिविलेशन जो मिसिंग है, श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, यानी हमारा जो पुनर्जन्म है, जो हम अपने आप को फिर से सुधार सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, ठीक है। यानी यहाँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है जो सेकंड कमिंग जो हमको दूसरा चांस मिलेगा अपने आप को सही करने का, वो हमारे हाथ में, ठीक है, अपने आप को करेक्ट करने का, धर्म के रास्ते पे चलने का, ये पोयम सेकंड कमिंग बात करता है, तो वो सारी इसमें यहाँ पे है, ठीक है। अगला कह रहा है कि हु वाज माइकल एंजेलो, तो देखिए पहली बात तो माइकल एंजेलो क्या था स्टूडेंट, ये तो जीके का क्वेश्चन हो जाता है, तो वो एक इटालियन पेंटर था, तो वो तो अगर आपको वैसे भी पता होगा तो ये आप कर लेंगे कि वो इटालियन पेंटर था, ठीक है। और लेकिन इसका जिक्र किस पोयम में आया है, अगर पूछ देता है कि माइकल एंजेलो प्रूफ्रॉक में किस कैरेक्टर की बात होती है, तो ये जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में इसका माइकल एंजेलो का मेंशन है, याद रखिएगा, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में माइकल एंजेलो, और माइकल एंजेलो कौन था इतिहास में, तो माइकल एंजेलो इतिहास में वास्तव में एक इटालियन पेंटर था। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज अ पेंटामीटर, तो पेंटामीटर के लिए कह रहा है कि 2 फुट लाइन, 3 फुट लाइन, 4 फुट लाइन और नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि जो नन ऑफ दीज इसलिए रहेगा क्योंकि ये 5 फीट लाइन होती है, क्या होती है, अ लाइन ऑफ 5 फीट, तो ये 5 फीट लाइन होती है, ठीक है, 5 फीट लाइन के वजह से ये 5 फीट लाइन होती है, ठीक है, तो 5 फीट लाइन होती है इसकी, यानी 5 फीट होता है पर लाइन में, लाइन ऑफ 5 फीट, तो उसको कहते हैं पेंटामीटर, ठीक है। और आई एम तो पहले ही बताया आपको क्या होता है। कह रहा है हु डिवाइड द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, अब ये स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टर्म कहाँ से आया, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये इसके फादर आई ए रिचर्ड्स को माना जाता है, ठीक है, तो इसका आपको याद रख लेना है सीधे कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से कौन जुड़ा हुआ है, आई ए रिचर्ड्स, और इनकी फेमस किताब है 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग, 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग, जिसमें टोन की और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। अगला है मैथ्यू आर्नल्ड इज ए पोएट ऑफ एरा, तो मैथ्यू आर्नल्ड किस एरा का पोएट है, अब आपको डेट ऑफ बर्थ और वो वर्किंग ईयर पता होगा तो आप कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन देख ले, एलिजाबेथन, प्यूरिटन, न्यू क्लासिकल, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन नन ऑफ दीज जा रहे हैं, इस बात पे ध्यान देंगे आप स्टूडेंट, क्योंकि नन ऑफ दीज इसलिए क्योंकि स्टूडेंट ये विक्टोरियन एरा का राइटर है, कौन से एरा का राइटर है, विक्टोरियन, और विक्टोरियन राइटर है मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है। विक्टोरियन इनका बर्थ 1822 में हुआ है, कब हुआ है, अगर बात करें कि इनका बर्थ कब हुआ है तो 1822 में हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1822 में बर्थ हुआ है और ये विक्टोरियन राइटर है, इसलिए आप नन ऑफ दीज सही होगा, अगर ऑप्शन में विक्टोरियन सही रहता तो हम विक्टोरियन लगाते हैं कि विक्टोरियन पोएट या विक्टोरियन एरा, तो सही हो जाता, ठीक है, ऑप्शन में तो है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टेनिसन की यूलिसेस कब पब्लिश हुई, अगला क्वेश्चन कर रहा है टेनिसन यूलिसेस वाज फर्स्ट पब्लिश, तो पहली बार कब पब्लिश हुई, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1842 में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1842 में
टेनिसन की यूलिसिस पब्लिश हुई है। तो आपको सारे वर्क कब पब्लिश हुए हैं या राइटर को कौन सा अवार्ड मिला, जैसे एक क्वेश्चन अभी आएगा, पूछा तो नहीं स्टूडेंट, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है, मैं अभी आपको बताऊंगा जैसे कि क्या वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको 1842 आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है टेलीमाकस इज ऑफ यूलिसिस। तो टेलीमाकस कौन था? तो स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि उसके सन का नाम था, किसके, जो किंग यूलिसिस था उसके सन का नाम टेलीमाकस था, उसकी वाइफ का नाम पेनलोप था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि सन है, यूलिसिस का सन कौन है, टेलीमाकस है। और यूलिसिस कहाँ का राजा था? इथाका, ITHCA, ठीक है। तो ही वाज रूलर ऑफ किंग ऑफ इथाका, ठीक है। और वो किस वार से आया है? तो वो ट्रॉय के युद्ध को लड़के आया है, ठीक है। ट्रॉय का युद्ध अगर आप गूगल करेंगे स्टूडेंट तो आप जान जाएंगे कि वो ट्रॉय का युद्ध क्या था। और तो यूलिसस एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जो ट्रॉय का वॉर लड़के लाया है, उसके बेटे का नाम टेलीमाकस है और वाइफ का नाम पेनलोप है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल ये सब सारे क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, आप ये सारी चीजें देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर प्रिपेयर कर दूं स्टूडेंट्स कि एक 50-60 क्वेश्चन का, जिससे आपकी तैयारी हो सके, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर अगर हम देखेंगे कि आपके रिस्पॉन्स कैसे है, उसके अकॉर्डिंग अगर अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो हम जरूर आपके लिए पेपर, एक मॉडल पेपर क्रिएट करेंगे ताकि आपके एग्जाम की उसके वीडियो को भी इस चैनल पे जल्दी अपलोड करेंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन आप कर लीजिएगा। हु इज द स्पीकर इन द पोएम माई लास्ट डचेज? तो माई लास्ट डचेज में स्पीकर कौन है, ठीक है। तो देखिए इस जो ड्रामेटिक माई लास्ट डचेज पोएम में क्या है, पहले तो बात आप जान लीजिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग है और 105 में बहुत सारी पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है, ठीक है। तो ये क्या है, पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और इसमें स्पीकर कौन होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग में याद रखना है स्टूडेंट, जिन्होंने स्टूडेंट ने हमारे ENG 104 का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है, हमने सॉल्व करा है, आप वो भी जाके देख लीजिएगा। और उसमें हमने बताया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है वो पोएट नहीं होता है, वो कोई इमेजिनरी यानी काल्पनिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? ड्यूक। और ड्यूक का नाम क्या है? ड्यूक ऑफ, जो ड्यूक है वो अल्फांसो सेकंड है। ड्यूक का नाम जो अल्फांसो सेकंड है, ठीक है। व्हाट इज द, देखिए अब पूछ ही लिया ड्यूक का क्या नाम है, मैंने अभी अभी बता दिया, ड्यूक का नाम अल्फांसो सेकंड है, ठीक है। तो आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे कि ड्यूक का नाम अल्फांसो सेकंड है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये अल्फोंसो सेकंड है, अल्फांसो पे से बिल्कुल आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ये इसका नाम क्या था? अल्फोंसो, अल्फोंसो। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग दिया है, बी और डी में बहुत कंफ्यूज, अल्फांसो और अल्फोंसो। तो जो ड्यूक है इस पोएम में वो कौन है? अल्फोंसो सेकंड है। और वो कहाँ का ड्यूक है? तो उस जगह का नाम है फेरेरा। तो अल्फांसो सेकंड ही वॉज ड्यूक ऑफ फेरेरा। वो पोएम में ड्यूक है माई लास्ट डचेज में, जो अपनी वाइफ का मर्डर करा देता है, ठीक है। क्या करा देता है? वो अपनी वाइफ को किल करा देता है, ठीक है। और वो ड्यूक ऑफ फेरेरा है, आप याद रखिएगा। व्हाट डू यू मीन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए बार बार बोला। व्हाट डू यू मीन, वीडियो लेंथी हो रहेगा, आप पूरा वीडियो देख के जाएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं उन तरह की नहीं हूँ कि उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि जो बिल्कुल जल्दी जल्दी बताते हुए चल जाते हैं और आपको चीजें क्लियर नहीं करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज ऑल स्माइल स्टॉप्ड इन द पोएम? देखिए मैंने बताया इसका क्या मतलब होता है। अगर आप पोएम माई लास्ट डचेज में ये लाइन जो दिया है, ऑल स्माइल स्टॉप्ड, यानी जो बना हुआ है वो सारी उसकी मुस्कान बंद हो गई, सारी मुस्कुराहट खत्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? उसने क्या करा दिया था? उसने क्वीन को, यानी जो डचेस थी उसको किल कर दिया, मार दिया था, ठीक है। उसको किल कर दिया था, ठीक है। बट वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन ये ड्यूक क्या था? ड्यूक अच्छा व्यक्ति नहीं था, सेल्फिश व्यक्ति था और जेलसी का शिकार था। इन द पोएम सेकंड कमिंग व्हाट काइंड ऑफ शेप डज द वर्ड जायर रेफर? तो जायरे वर्ड जो है इसमें, ये पोएम में किसको रेफर कर रहा है? तो ये क्या रेफर कर रहा है? तो आपको स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान देना है कि जो जायरे वर्ड है इस पोएम में, ये सर्कुलर, ये किसकी बात कर रहा है? जायरे वर्ड यानी जो इस पोएम में इस्तेमाल हुआ है, ये सर्किल के लिए, सर्कुलर के लिए इस्तेमाल किया है। कभी कई जगह आपको कोनिकल भी मिल जाएगा। तो अगर कोनिकल रहेगा, ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन कई जगह कोनिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये तूफान आने के तरीके को इंडिकेट करा, तो सर्कुलर को बात करेंगे, ठीक है, सर्किल। अगला क्वेश्चन है कि रेटोरिक, व्हाट इज रेटोरिक्स? तो रेटोरिक्स का जो ऑप्शन बी कह रहा है स्टूडेंट्स कि स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट इंटेंडेड इफेक्ट ऑन ऑडियंस, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपका कि एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, एक मतलब रणनीति बना के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए जिससे ऑडियंस में प्रभाव पड़े, वो रेटोरिक्स होता है। आप रेटोरिक्स समझ रहे हैं ना, आपके कोर्स में ये सारे जैसे थीम, मीटर, डिक्शन, ये सारे का इस्तेमाल किया गया। तो रेटोरिक्स यही होता है कि स्ट्रेटेजी बना के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए ताकि एक अच्छा प्रभाव ऑडियंस पे डाला जा सके। अगला है कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक लाइक द, तो कह रहा है पोएम को कंप्लीट करिए, सॉरी, तो कह रहा है पोएम की इस लाइन को कंप्लीट करिए। और ये कह रहा है कि द पोएम जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की ये लाइन क्या है? लाइक अ पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तक पूछी जाती है। और ये लाइन क्या है? लाइक अ पेशेंट,
इसके आगे क्या आएगा, तो इसके अगर हम बात करें कि लाइक अ पेशेंट की बात करें तो आता है जो ऑप्शन आपका बी कह रहा है कि लाइक अ पेशेंट इथराइड ऑन द टेबल। इथराइड मतलब जैसे ईथर का इस्तेमाल करके किसी को पेशेंट को बेहोश किया जाता है, ठीक है, ऑपरेशन करने से पहले ना, तो उसकी वही हालत है, इथराइड अपॉन द टेबल। ये लाइन जो पोयम में इस्तेमाल की गई है वो क्या है, लाइक अ पेशेंट इथराइड अपॉन अ टेबल। ये आप लाइन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछी गई। अगला लाइन देख लेते हैं, और ये किसकी सब लाइन है, सब जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की लाइन है, ठीक है। ये टी.एस. इलियट का वर्क है स्टूडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, ये टी.एस. इलियट का जो ये वर्क है, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये इस राइटर को टी.एस. इलियट को 1948 में अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। इनको 1948 में नोबेल प्राइज मिला है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला। और 1948 में ही उनको ओएम यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट का भी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, इनको टाइटल मिला हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं। तो अगला कर रहा है कि लास्ट अगला जो क्वेश्चन आया है, व्हाट डू द वुमेन कम एंड गो टॉक अबाउट द पोयम जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो कह रहा है जो वुमेन आती है और जाती है वो किसके बारे में बात करती हैं, तो ये पोयम में स्टूडेंट मैंने बताया कि ये इटालियन पोएटर माइकल एंजेलो की बात करती हैं, और ये इसी पोयम में जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में माइकल एंजेलो का मेंशन हुआ है, ये आप ध्यान देंगे। ये कौन था, इटालियन पेंटर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूलिसेस वाज द किंग ऑफ आइलैंड। अब देखिए ये पूछा है यूलिसेस से बहुत सारा, उसके बेटे का नाम, वो कहाँ का किंग था, उसकी वाइफ का नाम, ये सारे क्वेश्चन। तो ही वाज किंग ऑफ इथाका, और वो अपने बेटे टेलीमाकस को अपना राजपाट सौंप के कहीं एक दूसरे एडवेंचर पे, जर्नी पे चला जाता है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट वो कह रहा है कि आई विल ड्रंक, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम। तो आई विल ड्रिंक लाइफ टू लेस यानी मैं जीवन का हर एक बूंद जीऊंगा, हर एक पल जीऊंगा जब तक लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी। और ये पोयम किस पोयम से लाइन ली गई है, ये यूलिसेस से ये लाइन ली गई है। कहां से ली गई है, यूलिसेस से लाइन ली गई है, ठीक है। और ये लाइन किसकी है, ये यूलिसेस की लाइन है, जो किंग है, इसको ओडिसस भी कहा जाता है हिस्ट्री में। ये जो कैरेक्टर है इसको ओडिसस कहा जाता है, ठीक है, ओडिसियस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यूलिसेस की लाइन है जो एक एडवेंचर पे जाता है और अपना सारा राजपाट अपने बेटे टेलीमाकस को सौंप के जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए 14 क्वेश्चन की सीरीज को कवर किया है, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था। स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये NG 105 का आपका पेपर है। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने रॉन्ग हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया था द पोयम डोबर बीच बिगिन्स एट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि नाइट, ठीक है, मिडनाइट से बिगिन होता है नाइट, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अ 6 फीट और मीजर इज कॉल्ड, तो 6 फीट के मीजर को क्या कहते हैं, हेक्सामीटर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है हु डिवाइज द टेक्निक ऑफ द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो देखिए 4 काइंड ऑफ मीनिंग आई है, रिचर्ड का है, इसमें इन्होंने टोन की, जो आपके कोर्स में टोन की बात की है, 4 काइंड ऑफ मीनिंग की, तो ये आई है रिचर्ड का है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन आयम। तो स्टूडेंट ये आपको पता है जो आयम होता है, एक आयम जो होता है उसमें 2 सेलेबल होते हैं। पहला अनस्ट्रेस होता है, पहला क्या होता है, अनस्ट्रेस, और दूसरा स्ट्रेस। तो इसमें पहले को स्ट्रेस कह रहा है, दोनों को अनस्ट्रेस कह रहा है, लेकिन सी कह रहा है कि सेकंड सेलेबल इज स्ट्रेस। बिल्कुल सही है, सेकंड सेलेबल स्ट्रेस्ड होता है और पहला सेलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चौथा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज पोएट्री। तो पोएट्री का इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा कि इट स्टडीज, यहाँ इफ लिख दिया, इसको पढ़ना चाहिए, इट स्टडी द लॉज एंड रेगुलेशन द स्ट्रक्चर ऑफ लाइन्स ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो प्रोसोडी क्या होता है, सॉरी मैंने पोएट्री कह दी, ये बोला था प्रोसोडी क्या होता है, तो इसका होता है इट स्टडी द लॉज रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइन्स ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री के स्ट्रक्चर की स्टडी करने को प्रोसोडी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मीटर क्या है, उस पोएट्री के पूरे लाइन्स की स्टडी करने को। अगला क्वेश्चन क्या है, टेलीमाकस कौन है। तो टेलीमाकस यूलिसिस में कौन है, टेलीमाकस सन ऑफ यूलिसेस है, ठीक है। और वो बोल रहा है टेलीमाकस सन ऑफ यूलिसेस इज, तो वर्दी भी है, ब्लेमलेस भी है, डियर टू फादर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, यानी वो सब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ था। तो जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो कह रहा है प्रूफ्रॉक वियर फैशनेबल क्लॉथेज। तो क्यों पहनता है प्रूफ्रॉक फैशनेबल क्लॉथेज, टू अट्रैक्ट लेडीज, सही है, टू विन सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही है, टू लुक यंग, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ आर करेक्ट, यानी ऑल ऑफ एबव, ठीक है। 8वां क्वेश्चन जो आया था वो भी देख लेते हैं। द सेकंड कमिंग वाज इंक्लूडेड इन 1921 कलेक्शन। स्टूडेंट मैंने सब बताया था, सारे क्वेश्चन इस पेपर के। स्टूडेंट अगर आपने मेरा प्रीवियस ईयर का वीडियो देखा था और जो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, अगर उसमें से क्वेश्चन ना आए हो तो आप बताइएगा। मैंने बोला था सारे पब्लिकेशन देख के जाएगा ये किस में छपाया था। इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड कमिंग का, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया है कि इट इज मतलब डैश इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट द राइटर एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर एज मूड ऑफ द स्पीकर। तो मूड किस में दिखता है,
टोन में दिखता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा टोन, ए। 9th का ये हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन का देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग। तो इंटीरियर मोनोलॉग स्टूडेंट कई सारे हैं, लेकिन इसमें आपके कोर्स में क्या है, माय लास्ट डचेस के बाद ये जो कह रहा है 10 लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है ये आपका इंटीरियर मोनोलॉग है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु इज रिगार्डेड एज सैवेज रेस। तो यूलिसेस में सैवेज रेस किसको बोला गया है, तो जो यूलिसेस है वो अपने ही लोगों को, पीपल ऑफ इथाका को ही सैवेज रेस बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया था, मैथ्यू आर्नल्ड इज पोएट ऑफ। तो एलिजाबेथन, प्यूरिटन, न्यू क्लासिकल, कोई नहीं होगा स्टूडेंट, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये इसके बाद के हैं, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज ये मॉडर्न में चल जाते हैं और ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट ये कह रहा है मैथ्यू आर्नल्ड इज पोएट ऑफ वीरा। तो ये आपको स्टूडेंट पता है कि जो मैथ्यू आर्नल्ड है उसकी बात करें कि ये बात करते हैं, तो इसमें नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और वो बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एरा से, ठीक है। तो विक्टोरियन एरा तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु डिड नॉट ज्वाइन द वॉर ऑफ ट्रॉय, यानी कौन यूलिसेस को वॉर ऑफ ट्रॉय ज्वाइन नहीं करता है। तो जो टेलीमाकस है वो इथाका में ही रहता है, वो ट्रॉय का वॉर ज्वाइन नहीं करता है, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड डोबर बीच इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट हैज। तो ये डोबर बीच है ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसके पास कितनी लाइन्स है, तो 37 लाइन्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉग इन द एटमॉस्फियर हैज बीन नरेटेड एज। तो देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके कोर्स का मुझे लगता नहीं है आया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो राइट होना चाहिए वो द कैट होना चाहिए, अलग ही पोयम है द फॉग, जो आपके कोर्स में नहीं है, उसका आंसर कैट होना चाहिए, ठीक है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ द स्पीच इन द लाइन इफ एनी ही इज ब्रेव एज महाराणा प्रताप। तो एज का जिक्र आया तो ये क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे सिमिली होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि द इज अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न, ठीक है। तो रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड ऑफ मूवमेंट इन अप्रोच। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा रिदम, क्या हो जाएगा, जो रिपीटेड पैटर्न होता है वो रिदम कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक कंटेन द एपिग्राफ। ये तो बताया हुआ क्वेश्चन ही स्टूडेंट आ गया है। दांते के डिवाइन कॉमेडी का एक पार्ट है इन्फर्नो, तो इन्फर्नो हो जाएगा, ठीक है, दांतेस इन्फर्नो। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ए मीटर। तो मीटर क्या होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन वर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज टू सून मेड ग्लैड, ही इज टू सून मेड टू इजली इम्प्रेस्ड इन माई लास्ट डचेस। ये किसकी बात कर रहा है, तो ये डचेस की बात कर रहा है, वो जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाती थी, और ये जो डच था, जो राजा था, किंग था, उसको पसंद नहीं था, इसलिए वो उसका मर्डर कर देता है। इन द पोयम द ड्यूक ऑफ फेरेरा, ठीक है, टॉक्स अबाउट द मैसेंजर अबाउट हिज पोटेंशियल वाइफ। तो किसकी बात करता है, लास्ट डचेस की, जो 16 या 17 ईयर में इसका क्या कर देता है, मर्डर कर देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन बी आपका सही होगा, बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच हिस्टोरिकली डिड टेंसन बिलोंग। तो टेंसन, आर्नल्ड और ब्राउनिंग को 3 ग्रेट विक्टोरियन कहा जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिए, मैंने बताया भी है, तो विक्टोरियन इससे बिलोंग करता है टेंसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैथ्यू आर्नल्ड डोबर बीच कंपेयर सी को रिलीजन से। मैंने ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट बताए हुए हैं, आपको पता ही होगा कि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसको बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम। टू लाई बिफोर अस लाइक है, तो यहाँ पे भी सिमिली एज लाइक का इस्तेमाल होता है, तो हम सिमिली यहाँ पे डायरेक्ट बिना किसी चीज़ के कह सकते हैं। टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम इज एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पे सिमिली हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि फिलिप लार्किन वॉज, तो वहाँ इसमें सिमिली हो जाएगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब राइट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिलिप लार्किन, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिलिप लार्किन इज अ मॉडर्न पोएट है, और ये मूवमेंट पोएट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मूवमेंट पोएट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट प्रोनाउंस विद अ ग्रेटर इम्फेसिस। तो इसको जिसमें ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं स्टूडेंट, आपको पता है उसको स्ट्रेस कहते हैं, और जिन वर्ड्स को बोलने में कम इम्फेसिस या सेलेबल को बोलने में कम इम्फेसिस करना, वर्ड्स कह दिया मैंने, तो जिनका प्रोनाउंस करने में कम स्ट्रेस करना पड़ता है वो अनस्ट्रेस सेलेबल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया है, फिगर ऑफ स्पीच, आई कम, आई सा, आई कॉन्कर्ड, आई लाफ। तो ये जूलियस सीजर से ये लाइन है स्टूडेंट, और ये किसको दिखाती है, कंक्लूजन में ये स्टार्ट होते हैं कम, आई सा और आई कॉन्कर्ड, तो ये कंक्लूजन को बता रहा है, तो कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो ये क्लाइमैक्स हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज। तो इन्वर्जन को स्टूडेंट, इन्वर्जन को जो दूसरा नाम है हम क्या कहते हैं, एनास्ट्रोफ कहते हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 वाला कह रहा है कि द फॉलोइंग लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो ये कहाँ से ली गई है कि लेट अस गो यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, तो आउट अगेंस्ट द स्काई। तो स्टूडेंट ये लाइन है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की, ठीक है।
यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 30 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द फॉलोइंग लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम देयर ग्रीननेस इज अ काइंड ऑफ ग्रीन, लिख दिया है, ग्रीफ होना चाहिए आई थिंक, और ये लाइन है द ट्रीज की, ठीक है, मैं आपके फिलिप लार्किन की पोएम द ट्रीज की लाइन है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द फॉलोइंग लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम आई गिव कमांड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर देयर सी स्टैंड एज इफ अलाइव। तो कह रहा है कि जैसे मैंने आदेश दिया और सारे स्माइल को स्टॉप कर दिया गया, तो लेकिन वो ऐसे खड़ी रही कि जैसे वो जिंदा हो। तो ये क्या कह रहा है, ये लाइन किसकी है, माई लास्ट डचेस की है। ये तो स्टूडेंट माई लास्ट डचेस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और मुझे उम्मीद भी आपने बहुत अच्छा किया होगा क्योंकि सारे बताए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बोला इन द पोएम माई लास्ट डचेस हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ डचेस, डचेस के पेंटेड को किसने पोर्ट्रेट किया, पेंट किया, तो फ्रा पेंडलॉफ हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्रा पेंडलॉफ, ठीक है। द लाइन ऑल स्माइल स्टॉप्ड, अभी देखिए इस क्वेश्चन से 2 बार उठा दिया इसी लाइन को। अब ऑल स्माइल स्टॉप्ड मतलब क्या होता है, जो डचेस है वो अब जिंदा नहीं रही, सी वॉज किल्ड। किंग जो ड्यूक है उसके आर्डर पे इसको क्या कर दिया गया, किल कर दिया गया, क्योंकि राजा को बहुत जेलसी होती थी, ठीक है। अगर ये जो क्वीन थी जो बहुत यंग थी 17 ईयर्स के आसपास की थी, तो इसके इतने कम उम्र पे राजा उसका क्या कर देता है, उसका मर्डर कर देता है। द लाइन लास्ट ईयर इज डेड एंड दे सीम टू बिगिन अफ्रेश अफ्रेश, तो ये तो आपको पता है द ट्रीज की लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है आपका, तो ये द ट्रीज की लाइन हो जाएगी आपकी, ऑप्शन सी सही रहेगा, लार्किन की पोएम है। द इमेज ऑफ स्पिरिचुअस मंडी, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट आया था, और ये द लायन और मैन को दिखाता है, मैंने बताया था ना इस फिजिक्स वाली स्टेप की बात की थी, तो द लायन एंड मैन यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज रिकॉर्डेड रेटोरिक्स एज अ आर्ट ऑफ परसुएशन की बात, तो ये किसने की है रेटोरिक्स को आर्ट ऑफ परसुएशन, स्टूडेंट एरिस्टोटल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू बीट्स को नोबेल प्राइज कब मिला है, तो नोबेल प्राइज मिला है 1923 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा था दिस इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यू वर्ल्ड, यानी ये यूलिसेस कह रहा है, ये लाइन कह रहा है ना, और वो कह रहा है कि कभी कभी भी लेट नहीं हुआ कि हम नए डिस्कवरीज पे, नए वर्ल्ड की नए मिशन पे निकले, तो ये क्या दिखाता है कि वो ब्रेव एंड करेजियस है, ठीक है, तो ए आपका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन जो है थी द थीम ऑफ द पोएम द ट्रीज इज, तो स्टूडेंट इसका थीम एजिंग है, डेथ भी है, रिजनरेशन भी है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट 40 क्वेश्चन के सोल्यूशन हमने आपके लिए कर दिए, आशा करते हैं आपको आंसर सारे समझ में आएंगे। स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ये भी कमेंट करेगा स्टूडेंट कि आप चाहते हैं आपके नए सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो तो हम उसके लिए क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करें, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।